पहली यूनिट 1। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल साइंस का पहले यूनिट 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल साइंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस, इकोसिस्टम, कंसेप्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, टाइप ऑफ द इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल होता है जो कि एक्वेटिक एंड मैराइन, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फूड चेन्स, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड केस स्टडीज़। अब पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। जो हमने सब्जेक्ट लिया है इन्वायरमेंटल साइंस, इसका मीनिंग क्या है। तो इन्वायरमेंटल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड and how living things like human, animal and plant interact with their surrounding. It combines knowledge from subjects like biology, chemistry, physics and earth science to understand how nature works and how human activities affect the environment. This field helps us learn about problems such as pollution, climate change, deforestation and loss of biodiversity and guides us in finding solutions to protect the earth and life sustainability. ठीक है, अब हम इसे हिंदी में समझेंगे। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस एक स्टडी है नेचुरल वर्ल्ड की, जिसमें जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स, प्लांट्स, ये इंटरेक्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ जैसे हम करते हैं। ठीक है, इसकी नॉलेज कंबाइन करी गई है डिफरेंट सब्जेक्ट से, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ठीक है, अर्थ साइंस। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो सबसे ईजी तरीका है कि PCM जिसने लिया तो उस पर PCM भी, बायोलॉजी भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, फिज़िक्स भी होगी, बस इसमें मैथ नहीं होगी। देन अर्थ साइंस, जिससे हम ये समझ सकें कि कैसे तो नेचर वर्क करता है और कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ नेचर्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इस फील्ड में हम ये चीज़ें सीखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, जैसे पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और क्या सलूशन है जिससे हम ये प्रॉब्लम दूर कर सकें और सस्टेनेबली रह सकें, मतलब आराम से रह सकें। देन अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, अंडरस्टैंडिंग पोल्यूशन। देखो, इसमें रटने की कोई चीज़ नहीं है, पहले हमें ये पॉइंटर्स याद करने होंगे। अगर ये हमें याद है तो हम खुद भी इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग पोल्यूशन। अब इम्पोर्टेंस, इन्वायरमेंटल साइंस हम पढ़ रहे हैं तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब जो पोल्यूशन हो रहा है उसे हम समझें। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस हमें हेल्प करता है स्टडी करने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन हमें पता है कितने टाइप के होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज़, और इनके हार्मफुल इफेक्ट भी हमें पता है। और तो ये गाइड करता है वेज, जिससे हम रिड्यूस कर सकें पॉल्यूशन और प्रोटेक्ट कर सकें अपनी हेल्थ को। एग्जांपल, लर्निंग हाउ इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूट्स रिवर हेल्प अस टू ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पॉल्यूशन हमारा पॉइंट क्लियर है। देन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। अब ये एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज़ होती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होती है और एक्सट्रीम वेदर होता है। ठीक है, तो इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, प्रमोट करके सोलर और विंड एनर्जी, जिससे क्या रिड्यूस हो सके कार्बन इमिशंस और स्लो क्लाइमेट चेंज भी स्लो हो जाए। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया अंडरस्टैंडिंग पॉल्यूशन, देन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। थर्ड हम बात करते हैं प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी आएगी। तो इन्वायरमेंटल साइंस शोज अस हाउ डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी। अब ये शो करता है कि कैसे जो पेड़ कट रहे हैं और जो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे नेचर को। तो ये एंकरेज करता है, जो इस फील्ड में हम पढ़ेंगे तो ये एंकरेज करता है हमें कि हम कंजर्वेशन एफर्ट डालें। फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हेल्प प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड राइनोस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब एक ऐसी जगह बनानी जहाँ हम एंडेंजर्ड एनिमल्स रख सकें जो कि ख़त्म होने वाले हैं, जिससे स्पीसीज ख़त्म ना हो, जैसे एलिफेंट और राइनोस की। तो 3 पॉइंट हो गए। देन हमारा कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज इट टीच अस हाउ टू यूज़ रिसोर्सेज। ये हमें बताता है कि हमें कैसे रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। रिसोर्सेज अब क्या क्या है हमारे पास, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, जिसे हम वाइजली यूज़ करें, जिससे कोई भी शॉर्टेज ना हो और इन्वायरमेंट डैमेज ना हो। फॉर एग्जांपल, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है एंड डीप इरीगेशन है वो हेल्प करता है सेव वाटर इन एग्रीकल्चर। ड्रिप इरीगेशन भी आपने सुना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आपने सुना होगा। देन हम बात करते हैं प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो एनर्जी दोबारा से बन सकती है। इट सपोर्ट द यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज दैट डू नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। ये सपोर्ट करता है क्लीन एनर्जी यूज़ करें जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल क्या दिया है, यूजिंग सोलर पैनल
सोलर पैनल हमें यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, जिससे एयर पोल्यूशन भी कम हो और एनर्जी भी हमारी सेव हो। देन प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंटल साइंस हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी स्पीसीज इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अब हर स्पीसीज एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बीज को प्रोटेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, बीज क्या करती है, पॉलिनेट करती है क्रॉप्स को और सपोर्ट करती है फूड प्रोडक्शन को। अब हमने पहला क्या पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग पॉल्यूशन, देन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। आप इसे मतलब कीवर्ड्स को भी याद रखें, आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो इसे, ऐसी नहीं है कि जो ये है वो ही करना है। कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, देन प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। अब लास्ट 2 पॉइंटर्स हैं हमारे, इम्प्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट। इट गाइड अस हाउ टू मैनेज वेस्ट थ्रू रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, रिड्यूसिंग प्लास्टिक। इसमें हमें पता चलता है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं वेस्ट को, रिसाइकल करके, कंपोस्ट करके, रिड्यूस कर सकते हैं प्लास्टिक को। जैसे जो किचन का कंपोस्ट, मतलब जैसे हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी के मतलब जो लेयर्स हैं मतलब, तो उन्हें हम टर्न कर सकते हैं किसी में, फर्टिलाइजर्स में, जिससे रिड्यूस होगा लैंडफिल पॉल्यूशन। ठीक है। इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर्स। इट हेल्प अस टू मेक इको फ्रेंडली चॉइसेस दैट प्रोटेक्ट द प्लैनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये हमें हेल्प करता है कि हम एक इको फ्रेंडली चॉइस बना सकें, जिससे फ्यूचर जनरेशन को हेल्प मिल सके। एग्जाम्पल, टीचिंग चिल्ड्रन टू प्लांट ट्रीज एंड अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक, बिल्ड ए रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रोब्स हो गया, जो इंटरेक्ट करेंगे नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, एक स्पेसिफिक एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पॉन्ड है, तो पॉन्ड को हम मान लेंगे इकोसिस्टम। अब पॉन्ड में क्या क्या रहता है, फिश रहती है, फ्रॉग रहती है, एल्गी रहती है, ये लिविंग थिंग्स है। अब ये इंटरेक्ट करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जैसे वाटर, सनलाइट, सॉइल। ठीक है, तो इनका इंटरेक्शन क्या कर रहा है, उस पॉन्ड को हेल्थी बना रहा है। तो एक बार हम रीड करेंगे, एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड विद देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, सॉइल, sunlight in a specific area. It's like a natural system where everything is connected and depend on each other to survive. ठीक है। देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ऑफ इकोसिस्टम। The structure of ecosystem refer to the way living and non-living component are organized and interact with each other in a specific environment. अब स्ट्रक्चर इकोसिस्टम का ये बताता है कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग थिंग्स है। अब कुछ इसमें कंफ्यूज होंगे, बायोटिक और एबायोटिक, तो ऐसे याद रखने के लिए, बायोटिक मतलब बी से है ना, तो जैसे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोलॉजी, बायोलाइफ, ठीक है। तो इसमें यही होते हैं बायो कंपोनेंट लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि दोनों ही एसेंशियल है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए और बैलेंस बनाने के लिए इकोसिस्टम में। देन हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अब क्या क्या होते हैं, पहले हम देखते हैं कि क्या होते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिज्म डैट लिविंग इन द इकोसिस्टम एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये ऑर्गेनिज्म जो कि इकोसिस्टम में रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इनको 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है। पहले प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं। ये होते हैं ग्रीन प्लांट और एल्गी, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट का यूज़ करके थ्रू फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल, जो ग्रास होती है फील्ड में और जो एल्गी होती है पॉन्ड में। ठीक है, प्रोड्यूसर समझ आया। बेसिकली जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं सनलाइट का यूज़ करके। देन कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉफ, जो एनिमल डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे खाने के लिए। अब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ जाएगा हमारा हार्बीवोरस, जिसमें काउ, डियर जो कि प्लांट को ईट करते हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि स्नेक्स हैं, जो कि हार्बीवोर को ईट करते हैं। प्रेडिटरी जो कि प्रीडेटर्स हैं, जो शिकार करते हैं, जैसे लायन और ईगल। ओमनिवोरस, इसमें ह्यूमंस आते हैं जो कि प्लांट को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है। देन
डीकम्पोजर्स, ये सेप्टोट्रॉप्स होते हैं, फंगी और बैक्टीरिया ब्रेक डाउन होते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल, रिड्यूटिंग न्यूट्रिशन टू द सॉइल एंड मशरूम ग्रोइंग ऑन डेड वुड और बैक्टीरिया डीकम्पोजिंग फॉलन लीव्स। बेसिकली फंगी और बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं। हमने बायोटिक हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं एबायोटिक, जो कि नॉन लिविंग थिंग होती हैं। दीज आर दी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। ये फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में। पहला है हमारा सनलाइट। सनलाइट क्या करती है, सबको पता है, जो एनर्जी मिलती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस में, तो वो खाना कैसे बनाते हैं, सनलाइट का यूज़ करके। एंड सपोर्ट द एंटायर फूड चेन, सपोर्ट करता है एंटायर फूड चेन को। देखो, सनलाइट हेल्प प्लांट ग्रो इन ए फॉरेस्ट, ठीक है। देन वाटर, वाटर एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। ये क्या इफेक्ट करता है, प्लांट ग्रोथ, एनिमल सर्वाइवल एंड न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल, ए पॉन्ड इकोसिस्टम डिपेंड ऑन वाटर, जो पॉन्ड का इकोसिस्टम है वो वाटर पे डिपेंड करता है, किसके लिए, फिश के लिए, फ्रॉग के लिए और एक्वेटिक प्लांट के लिए। देन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव इन एरिया, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर होता है हर एक एरिया का, जैसे पोलर बियर हमेशा कोल्ड क्लाइमेट में ही रहेंगे, वहीं जो कैमल्स हैं वो हमेशा हॉट डेजर्ट में रहते हैं। देन सॉइल, सॉइल प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन और सपोर्ट करता है प्लांट्स को। डिफरेंट सॉइल टाइप्स अफेक्ट द काइंड ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो। फॉर एग्जांपल, फर्टाइल सॉइल इन ए रेन फॉरेस्ट सपोर्ट टॉल ट्रीज एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। देन हम बात करते हैं एयर। एयर में कौन कौन सी गैसेज होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किसके लिए ज़रूरी है, जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए। फॉर एग्जांपल, प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन विच एनिमल्स ब्रीथ। समरी मैं प्रोवाइड कर दूँगी, पीडीएफ समरी उसमें देख लेना। देन हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं। एन इकोसिस्टम परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट हेल्प मेंटेन बैलेंस इन नेचर एंड सपोर्ट लाइफ। इकोसिस्टम बेसिकली मेंटेन करता है बैलेंस नेचर का और सपोर्ट करता है लाइफ को। दिस फंक्शन इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ एनर्जी, इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, इंटरेक्शन होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट का, ठीक है। अब हम नीचे बात करेंगे इसमें डिटेल में। एनर्जी फ्लो, energy enters the ecosystem through sunlight which is captured by producers during photosynthesis. This energy is then passed on to consumers when they eat plant or other animal. Example in a grassland, sunlight help grass grow. grass फिर eaten होती है किससे, rabbit से, rabbit grass को खाएगा, then rabbit is eaten by fox, ठीक है। बेसिकली जो एनर्जी इकोसिस्टम में आ रही है सनलाइट के द्वारा वो कैप्चर हो रही है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, देन वो एनर्जी पास हो रही है किसको, कंज्यूमर्स को, क्योंकि वो प्लांट्स और अदर एनिमल्स को खा रहे हैं। ये एग्जांपल है कि सनलाइट से हमारी ग्रास ग्रो हुई, फिर ग्रो होने के बाद ग्रास को रैबिट ने खाया, फिर रैबिट को फॉक्स ने, ठीक। देन न्यूट्रिशन साइकिल। अब न्यूट्रिशन साइकिल क्या है, इकोसिस्टम रिसाइकल एसेंशियल न्यूट्रिशंस लाइक कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाटर्स। अब जो डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है, जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे न्यूट्रिशंस वापस आ जाते हैं सॉइल में और प्लांट उन्हें यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉलन लीव डीकम्पोज एंड एनरिच द सॉइल हेल्पिंग न्यू प्लांट ग्रो। और जो सूखी पत्तियाँ होती हैं जब वो डीकम्पोज हो जाती हैं तो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं बैक टू द सॉइल, जिससे न्यू लीफ ग्रो हो सके। देन रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेट एंड एयर क्वालिटी। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन हेल्पिंग रेगुलेट द एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जिससे ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस होती है हमारी और एटमॉस्फेयर में रेगुलेशन बना रहता है। फॉरेस्ट आल्सो हेल्प कंट्रोल दी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। फॉर एग्जांपल, ट्रीज इन ए फॉरेस्ट एक्ट एज नेचुरल एयर फिल्टर्स एंड कूल द सराउंडिंग। जहाँ पेड़ बहुत होंगे वहाँ ठंडा वातावरण होता है। देन वाटर प्यूरिफिकेशन। वेटलैंड, फॉरेस्ट एंड सॉइल हेल्प फिल्टर एंड क्लीन वाटर बाय ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स एंड अवॉइड allowing clean water to flow through. For example, mangroves near coastal area clean water before it reaches the ocean. Then soil formation and protection. Ecosystem helps form and maintain healthy soil through the breakdown of organic matter and prevention of erosion. For example, प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, जिससे वो जब बारिश आए तो बहे ना, ठीक है। पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्जन। पॉलिनेशन बेसिकली जब एक सीड दूसरे मतलब फ्लावर में जाता है, किसके द्वारा, बाय एयर, बाय इंसेक्ट, ठीक है, तो उस कहते हैं पॉलिनेशन। इंसेक्ट, बर्ड एंड एनिमल्स हेल्प पॉलिनेट फ्लावर एंड स्प्रेड सीड अलाउइंग प्लांट टू रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इन न्यू एरिया, जिससे जो प्लांट है वो दूसरे एरिया में भी ग्रो हो सके। फॉर एग्जाम्पल, बीज पॉलिनेट क्रॉप्स लाइक एप्पल्स एंड टमेटोज वाइल बर्ड्स स्प्रेड सीड बाय ईटिंग फ्रूट।
ठीक है। जो बीज होती हैं वो तो कैसे हेल्प करती हैं कि वो क्रॉप्स जो एप्पल्स की हैं, टमाटोज़ की हैं, और जो बर्ड्स होती हैं वो सीड्स बाय ईटिंग फ्रूट्स। हैबिटेट प्रोविजन, इकोसिस्टम provide shelter, food and breeding ground for various organisms. Example, coral reef offers home to fish, crabs and other marine life. Waste decomposition, ये वही सेम पॉइंट है। डिकम्पोजर लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल, क्लीन द इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, और न्यूट्रिशन रिसाइकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड एनिमल्स टर्निंग दैम इनटू यूजफुल न्यूट्रिशन फॉर प्लांट। ये कंक्लूजन है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। पहले इकोसिस्टम एक नेचुरल यूनिट है जहाँ, ये मैंने कितनी बार बता दिया, इंटरेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, या फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इकोसिस्टम बेसिकली टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड मैराइन टाइप्स में डिवाइड करा गया है। किसके, लोकेशन के बेस पे और करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। इस टाइप जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में और सपोर्ट करने में बायोडाइवर्सिटी को। तो हम पहला बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है। टेरेस्ट्रियल बेसिकली याद रखना, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। दिस इकोसिस्टम एग्जिस्ट ऑन लैंड, ये इकोसिस्टम लैंड पे एग्जिस्ट करता है, और ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, बाय क्लाइमेट, सॉइल टाइप, एल्टीट्यूड एंड वेजिटेशन। इसमें क्या क्या आता है, हमारा फॉरेस्ट आता है, डेजर्ट आता है, ग्रासलैंड आता है, माउंटेन और माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक, देन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इन्हें पॉइंट्स में तोड़ के हम याद करेंगे। जैसे फॉरेस्ट आर रिच इन ट्रीज, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉरेस्ट में होते क्या है, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और स्टोर करते हैं कार्बन एंड सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे में हम एग्जांपल दे देंगे, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है अमेजोन, तो वो होम प्रोवाइड करता है किसको, मंकीज़ को, पैरट्स को और टॉल ट्रीज को। 3 पॉइंट करके याद करेंगे तो ईजी रहेगा। देन डेजर्ट इकोसिस्टम। पहला, डेजर्ट है लो रेनफॉल, डेजर्ट में लो रेनफॉल रहती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है और स्पर्स वेजिटेशन रहता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ऑर्गेनिजम्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव विद लिटिल वाटर। जो वहाँ के मतलब ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको सर्वाइव करना रहता है कम पानी में ही। ठीक। तीसरा है एग्जाम्पल, द थर्ड डेजर्ट इन इंडियन हैज़ कैक्टस, कैमल्स एंड रेप्टाइल्स। जो थर्ड डेजर्ट है इंडिया का, उसमें क्या क्या है, कैक्टस है, कैमल्स और रेप्टाइल्स है। अब हम बात करेंगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये किसके टाइप चल रहे हैं, टेरेस्ट्रियल के। ग्रासलैंड इकोसिस्टम पहला पॉइंट क्या है, ग्रासलैंड हमेशा डोमिनेट होते हैं ग्रासेस से और कुछ ट्रीज से। सेकंड पॉइंट, दे सपोर्ट हार्बीवोरस एंड प्रेडेटर्स। हार्बीवोरस कौन थे, जो प्लांट्स खाते हैं, और प्रेडेटर्स जो शिकार करते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, दी एग्जाम्पल है, दी अफ्रीकन सवाना इज़ होम टू जेब्रास, लायन एंड एलिफेंट। ऊपर वाले में हमने पढ़ा था अमेजोन, जो कि मंकीज़ को होम प्रोवाइड करते हैं, और ये किसको करते हैं, जेब्रा, लायन और एलिफेंट्स को। ठीक है। देन है हमारा माउंटेन इकोसिस्टम बेसिकली पहला पॉइंट है, फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पे रहते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, दिस इकोसिस्टम हैव कोल्ड क्लाइमेट एंड यूनिक फ्लोरा एंड फौना। यहाँ का कोल्ड क्लाइमेट होता है, हमेशा पहाड़ों पे ठंड रहती है, और एक अलग यूनिक ही उनके मतलब प्लांट और एनिमल्स रहते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट एग्जाम्पल दे देंगे हम, दी हिमालय सपोर्ट स्नो लेपर्ड्स, पाइन ट्रीज एंड मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स यूज़ होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। पहला टाइप हमारा किसका, इकोसिस्टम का डन हो गया। देन हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पहला वाला लैंड। सेकंड है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम। दिस इकोसिस्टम आर फाउंड इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, पॉन्ड एंड वेटलैंड्स। फिर इन्हें फर्दर क्लासीफाई करा गया। दिस इकोसिस्टम, पहले फ्रेश वाटर बॉडीज समझ गए, रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स एंड वेटलैंड्स। अब पहला इसमें सब टाइप है इसका, लैंड्रिक इकोसिस्टम। दीज आर स्टिल वाटर बॉडीज सच एज लेक्स एंड पॉन्ड। जो मतलब वाटर बॉडीज रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, तो जैसे कि लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लैंड्रिक इकोसिस्टम। इसमें क्या आ गया हमारा, फिश, फ्रॉग और एक्वेटिक प्लांट। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, ए विलेज पॉन्ड विद लोटस, फिश और एल्गी। लैंड्रिक मतलब याद रखना, लैंड्रिक मतलब स्टिल वाटर जो रुका हुआ है। देन लोटिक इकोसिस्टम, these involve flowing waters like rivers and streams. They are rich in oxygen and support diverse life. For example, the Ganga river support fish, turtle and water birds. लॉटिक इकोसिस्टम में जो वाटर है वो फ्लो होगा, ठीक है, जैसे रिवर और स्ट्रीम होती है, और ये रिच होता है ऑक्सीजन में, और गंगा रिवर इसका एग्जांपल दे रखा है। देन आता है वेटलैंड इकोसिस्टम। वेटलैंड में मतलब जहाँ जो लैंड है वो वाटर से मीट करता है, मतलब जैसे नदी किनारे जो मतलब
लैंड रहता है, यहाँ वाटर है, ठीक है। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। फ्लड कंट्रोल, जो भी फ्लड कंट्रोल के लिए ये यूज़ होते हैं। चिल्का लेक इन उड़ीसा इज़ द वेटलैंड विद माइग्रेटरी बर्ड्स एंड फिश। माइग्रेटरी बर्ड्स का एक एग्जाम्पल फ्लैमिंगो। अब ये इसके सब टाइप्स खत्म हो गए किसके, एक्वेटिक के। अब हम पढ़ेंगे मेराइन इकोसिस्टम। पहला हमने टेरेस्ट्रियल पढ़ा, उसके सब टाइप पढ़े, फिर हमने एक्वेटिक पढ़ा, उसके सब टाइप पढ़े। अब हम मेराइन पढ़ेंगे और उसके सब टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। मेराइन इकोसिस्टम आर फाउंड इन ओशियन और सी। मेराइन इकोसिस्टम बेसिकली ओशन और सी में फाउंड होता है। दे कवर अबाउट 70% ऑफ अर्थ सरफेस। जो अर्थ का सरफेस है 70% इससे कवर्ड है। ये क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए यूज़फुल है और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज़फुल है। पहला टाइप है इसका कोरल रीफ इकोसिस्टम। कोरल रीफ इकोसिस्टम में पहला पॉइंट आ गया हमारा कि ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कोरल से बनते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट था क्या है, दे आर अमंग दी मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम। ये मोस्ट डाइवर्स है, डाइवर्स का मतलब डिफरेंट इकोसिस्टम है। थर्ड में हम एग्जांपल दे देंगे, द ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ कलरफुल कोरल्स, क्लाउन फिश और सी टर्टल। देन कोस्टल इकोसिस्टम। कोस्टल इकोसिस्टम पहला पॉइंट है जहाँ लैंड मीट दी सी। ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ जो ज़मीन है वो सी से मिली हुई है। सेकंड, दे आर इन्फ्लुएंस बाय टाइड्स ऑफ वेव्स। ये लहरों के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं। एग्जाम्पल है इसका थर्ड पॉइंट में, मैंग्रोव फॉरेस्ट इन सुंदरबंस प्रोटेक्ट द कोस्ट लाइन एंड सपोर्ट टाइगर और फिश। थर्ड टाइप है इसका इसमें मेराइन में ओपन ओशन इकोसिस्टम। पहला पॉइंट, दिस इंक्लूड डीप सीज एरियाज विद लार्ज मेराइन एनिमल्स एंड प्लैंक्टन। सेकंड, whales, dolphin and shark live in the open ocean. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो इन दी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी पढ़ लिया हमने, टाइप भी पढ़ लिए, इन्वायरमेंटल साइंस की इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली। अब हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो इन दी इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन दी इकोसिस्टम रेफर टू दी मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू वेरियस लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। एनर्जी फ्लो एक बेसिकली मूवमेंट है किसका, एनर्जी का, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है। जैसे प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और वेरियस लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स जो कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं। दिस फ्लो इज़ एसेंशियल फॉर, ये क्यों ज़रूरी है, एक तो मेंटेन लाइफ के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। एनर्जी इकोसिस्टम में कहाँ से आती है, मेनली थ्रू सनलाइट से, और एक ही वन वे डायरेक्शन में मूव होती है, फ्रॉम दी सन टू प्रोड्यूसर, देन टू कंज्यूमर एंड फाइनली टू डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब इसमें भी फर्दर एक्सप्लेन करा गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमें ये कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, बाकी एक्सप्लेन तो हम कर लेंगे। दिस सन इज़ दी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। सन प्राइमरी सोर्स है, प्लांट यूज़ करते हैं सनलाइट अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस से, ये एग्जांपल है ग्रास वाला। देन ट्रॉपिक लेवल एंड एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी फ्लोज थ्रू डिफरेंट लेवल इन ए फूड चेन नोन एज ट्रॉपिक लेवल। अब जो एनर्जी फ्लो होती है डिफरेंट फूड चेन में, तो उसे कहते हैं हम ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर्स, ये हमने पहले भी पढ़ा था, प्रोड्यूसर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। देन इसमें अब है फूड चेन और फूड वेब। क्या है फूड चेन, जब एनर्जी फ्लो होती है स्ट्रेट लाइन में तो हम उसे कहेंगे फूड चेन, और जब ये ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये और अदर एनिमल्स पे डिपेंड हो, उन्हें खाएं, तो उसे कहते हैं फूड वेब। एग्जाम्पल इन ए पॉन्ड, एल्गी, ठीक है, तो वो स्मॉल फिश खाती है, फिर बिग फिश खाती है उसे, और फिर बर्ड खा लेती है। लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल, जब एनर्जी मूव होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे तक, तो 10% एनर्जी ही पास होती है बस। रेस्ट ऑफ एनर्जी कहाँ चली जाती है, उसकी लाइफ प्रोसेस करने के लिए, जैसे मूवमेंट करने के लिए, ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक प्लांट है, उसके पास 100 यूनिट ऑफ एनर्जी है, और उसने ओनली 10 यूनिट जाएगी हार्बीवोरस जो उसे खा रहा है, और जस्ट 1 यूनिट जो हार्बीवोरस को खाएगा उसके पास ओनली 1 यूनिट जाएगी एनर्जी। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी फ्लो। इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली, एनर्जी फ्लो हेल्प्स मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। इट सपोर्ट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट आल्सो हेल्प इन न्यूट्रिशन साइक्लिंग एंड इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। पहला क्या है, मेंटेन स्ट्रक्चर, दूसरा सपोर्ट करता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल, तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंक्लूजन है ये। देन कंसेप्ट ऑफ फूड चेन। फूड चेन एक सीक्वेंस है जो कि एनर्जी कैसे और न्यूट्रिशन कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से,
जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट से। देन कंज्यूमर्स जो कि ईट करते हैं प्लांट और अदर एनिमल्स। फिर डिकम्पोजर्स जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ईच स्टेप इन दी फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल की अगर डिफाइन है तो क्या लिखना है, जो भी स्टेप फूड चेन में यूज़ होते हैं उसे कहते हैं हम ट्रॉपिक लेवल। एग्जाम्पल ग्रास, फिर ग्रास हॉपर, फिर फ्रॉग, फिर स्नेक, फिर ईगल। पहले ग्रास थी, ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, फिर फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खाया, स्नेक ने फिर फ्रॉग को खाया, ईगल ने फिर स्नेक को खाया। ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर, ग्रास हॉपर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन क्यों ज़रूरी है, एनर्जी ट्रांसफ़र होनी चाहिए इकोसिस्टम में, तो फूड चेन क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर, सन से प्रोड्यूसर में, देन टू कंज्यूमर्स। ये फिर वही एग्जांपल है हमारा आगे सनलाइट ऐड कर देना बस इसमें, बाकी वही है सेम एग्जांपल। देन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड चेन रेगुलेट करता है पॉपुलेशन साइज को। अगर एक ही स्पाइसेस ज़्यादा होने लगेगी स्पीसीज तो मतलब बैलेंस नहीं बनेगा, तो इसलिए रेगुलेट करता है पॉपुलेशन साइज को भी। इफ वन स्पीसीज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इट अफेक्ट अदर इन द चेन। इफ स्नेक डिसअपियर फ्रॉग में इंक्रीज एंड रैपिडली डिस्टर्बिंग द बैलेंस। Then understanding species interdependence. Food chain shows how organisms depend on each other for survival. These help us understand the role of each species in nature. For example, herbivores depend on plant and carnivores depend on herbivores. Then nutrition cycles, ये decomposers वाला, ठीक है। Environmental monitoring, ये नया टर्म है। फूड चेन हेल्प डिटेक्ट पॉल्यूशन एनी डिफेक्ट। फूड चेन से हम पॉल्यूशन का पता लगा सकते हैं और उसके इफेक्ट का। हार्मफुल सब्सटेंस कैन मूव थ्रू द चेन एंड अफेक्ट ऑफ प्रेडेटर्स। फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड यूज्ड ऑन क्रॉप कैन पॉइजन बर्ड्स दैट ईट इंसेक्ट। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज। बाय स्टडिंग फूड चेन वी कैन आइडेंटिफाई की species that need protection to preserve entire ecosystem. Example, saving bees help pollinate plant and support many food chain. एग्रीकल्चर प्लानिंग, फूड चेन किस में हेल्प करता है, फार्मर्स को मैनेज करने के लिए पेस्ट एंड इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ नेचुरली। एग्जांपल, इंक्रीज करता है बर्ड्स को, जो कि बर्ड जो है हार्मफुल इंसेक्ट को खा लें, जिससे जो रिड्यूस हो जाए केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़। फॉर एग्जांपल जैसे हार्वेस्टिंग चल रही है, अब जो इंसेक्ट्स हैं वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्ट्स को खाएंगी, जिससे जो केमिकल्स हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं इन्हें मारने के लिए वो नहीं होगा। फिर फॉर्मेशन ऑफ फूड वेब, फूड चेन कंबाइन टू फॉर्म फूड वेब विथ कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप। दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ इकोसिस्टम फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसमें बताया गया है जैसे फूड चेन है, फूड चेन जब कंबाइन होती है तो उससे बनता है हमारा फूड वेब, ठीक है, जो एक कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप सेट करती है। जैसे ये एक डियर है, डियर को टाइगर भी खा रहा है, लॉयन भी खा रहा है और लेपर्ड्स भी, तो ये फूड वेब बन गया। अब एजुकेशन एंड रिसर्च, फूड चेन्स आर बेसिक टूल्स इन बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। दे हेल्प स्टूडेंट एंड रिसर्चर्स लर्न अबाउट नेचर एंड इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। बेसिकली फूड चेन एक बेसिक टूल है बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस का, जो कि स्टूडेंट और रिसर्चर्स यूज़ कर सकें नेचर और इकोलॉजिकल रिलेशनशिप या इंटरेक्शंस को समझने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है कि जो हम फूड चेन क्या हेल्प करता है, मेक इको फ्रेंडली डिसीजंस, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोटेक्ट बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड मेंटेन नेचुरल फूड चेन। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फूड वेब। ए फूड वेब इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। फूड वेब एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है फूड चेन का। अनलाइक ए सिंपल फूड चेन विच शोज ए सिंगल पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो, वेयर ए फूड वेब इलस्ट्रेट हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड थ्रू मल्टीपल फीडिंग। जो एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था डियर वाला। It shows how producers, consumers and decomposer interact and depend on each other for survival. ये वही एग्जाम्पल है। Then importance of, पहले हमने फूड चेन पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, फूड वेब की डिफाइन पढ़ी, अब हम इंपॉर्टेंस करेंगे इसकी। पहली इंपॉर्टेंस क्या है, शोज कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। फूड वेब रिलीज करता है ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फूड सोर्सेज ऑफ प्रेडेटर्स, मेकिंग द इकोसिस्टम मोर रियलिस्टिक एंड डायनेमिक। ए फ्रॉग में ईट इंसेक्ट एंड बी ईटन बाय स्नेक्स और बर्ड्स, ठीक है, शो करता है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। देन मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इट हेल्प्स रेगुलेट पॉपुलेशन साइज। इफ वन स्पीसीज डिक्लाइंस अदर कैन एडजस्ट प्रिवेंटिंग कोलैप्स ऑफ द इकोसिस्टम। अगर फूड चेन में कोई भी स्पीसीज मतलब नहीं रही तो फूड चेन पे इफेक्ट पड़ेगा। वहीं जो फूड वेब है, अगर वहाँ एक भी स्पीसीज चली गई तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इफ रैबिट डिक्रीजेज, फॉक्सेस में स्विच टू ईटिंग रोडेंट्स, वो कुछ और खा लेंगे।
support biodiversity. Food web highlights the role of many species, showing that each organism contribute to the health of ecosystem. For example, insect, bird, mammals and plant all play unique role in a forest food web. अब जो हर एक स्पीसीज़ का एक अपना ही रोल होता है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इकोसिस्टम को हेल्दी बनाने में. देन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिशन साइकिल्स. Food web help track how energy move from producer to top predators and how nutrition are recycled by decomposers. Same point है. Resilience against disturbances. Ecosystem with rich food webs are more stable and can cover from changes like natural disaster or human activities. If one food source disappears, animals can switch to another. इसमें बताया गया कि जो फूड वेब है ना वो रिच है और स्टेबल्स है. अगर कुछ भी दिक्कत आ जाती है जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ या नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, तो जो एनिमल्स हैं वो स्विच कर लेंगे दूसरे फूड सोर्सेज पर. हेल्प इन कंजर्वेशन एफर्ट. अंडरस्टैंडिंग फूड वेब helps identify key species that connect many other guiding conservation strategies. Example, protecting pollinators like bees, support plant growth and herbivore. Then, detect environmental problem. Food web can show how pollution or habitat loss affect multiple species. Chemicals in water may harm fish, which affect birds and mammals that eat them. अब इसके बस डिटेक्ट हो गई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ये वाली. एग्जाम्पल, education and scientific value. Food web are used in biology, environmental science to study ecosystem or teach ecological concept. Then guides sustainable practices. Same, eco friendly बनाता है, डेट नेचुरल बैलेंस को प्रोटेक्ट करता है, कनेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स. फूड वेब में हर लाइफ फॉर्म्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है. व्हाट इज एन इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड एक डायग्राम है जो कि शो करता है कैसे एनर्जी, बायोमास और द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट लेवल इन फूड चेन. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ इकोसिस्टम वर्क एंड हाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्लांट टू एनिमल. बेसिकली एक डायग्राम है जिसमें हमें पता लगता है एनर्जी है और जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अलग अलग लेवल्स में. 3 मेन टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड है. पिरामिड ऑफ नंबर 1 shows the number of organism and at each level of food chain. For example, upper right pyramid, many produce fewer herbivores and even fewer carnivores. Grass, grasshopper, frog, snake, hawks. Inverted pyramid, one larger producer support many consumers. For example, एक ट्री है उसमें मैनी इंसेक्ट है, कुछ बर्ड्स ने उन्हें खाया और एक ही हॉक ने इन बर्ड्स को खा लिया. pyramid of biomass shows the total weight of living organism and at each level. Upper right pyramid में more biomass at the bottom, plant, less at the top, animals. Example, forest, deer, then tiger. Inverted pyramid seen in water ecosystem where all smaller producers have less than mass than big consumers. Example, phytoplankton, zooplankton, fish, bigger fish. थर्ड है हमारा pyramid of energy. Shows how energy flows from one level to next. This pyramid is always upright because energy is lost at each step. ये 10% वाला एग्जाम्पल है. इंपॉर्टेंस क्या है अब इसकी. इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. शोज एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम. एनर्जी का शो करता है. ठीक है. हेल्प अंडरस्टैंड फूड चेन एंड फूड वेब. हम इससे फूड चेन और फूड वेब को समझ सकते हैं. एक्सप्लेन व्हाई टॉप प्रेडेटर्स आर फ्यू इन नंबर. ये बताते हैं जो शिकार करने वाले हैं जानवर वो इतने कम नंबर में क्यों हैं. हेल्प्स इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. वाइल्ड लाइफ को हेल्प करते हैं और फॉरेस्ट मैनेजमेंट. यूजफुल फॉर स्टडिंग पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल चेंजेस. सपोर्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. दैट इसका कंक्लूजन.